सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 15 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट पढ़ेंगे। बच्चों, लेसन प्लान के अनुसार हमारे अध्यापन बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, पृष्ठभूमि। दूसरा, क्या है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तीसरा, आपातकालीन पृष्ठभूमि। चौथा, प्रतिबद्ध नौकरशाही। पांचवा, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। छठवा, नक्सलवादी आंदोलन। सातवां, गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन। आठवां, जयप्रकाश नारायण एवं बिहार आंदोलन। नौवां, रेल हड़ताल। 10वां, इंदिरा गांधी के खिलाफ न्यायालय के निर्णय। 11वां, आपातकाल के विभिन्न आयाम। 12वां, आपातकाल के संदर्भ में पक्ष विपक्ष में तर्क। 13वां, 1977 का चुनाव तथा जनता पार्टी का गठन। 14, कांग्रेस के हार के कारण। 15, कांग्रेस का विभाजन। 16वां, जनता पार्टी का पतन। 17, लोकसभा चुनाव 1984 एवं 1989। बच्चों, अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। अध्याय 15 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। किसी भी देश का संविधान उसके शासन प्रणाली का फ्रेमवर्क प्रस्तुत करता है। भारत के संविधान द्वारा यहाँ पर एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। भारत में राजनीतिक लोकतंत्र अन्य नवोदित राष्ट्रों की तुलना में सफल माना जा सकता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारत में संविधान द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती का सामना करना नहीं पड़ा। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्या है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। भारतीय संविधान द्वारा भारत में संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, जिसमें राजनीतिक दलों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की स्वतंत्रता, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता, न्यायपालिका तथा प्रेस की स्वतंत्रता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आदि इस संसदीय व्यवस्था के लोकतंत्र के स्तंभ थे। लेकिन भारत में सन 1970 के दशक में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने लोकतंत्र को कमजोर बनाने का कार्य किया। सन 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। आपातकाल के दौरान जनता के मौलिक अधिकारों का हनन आदि कुछ ऐसी प्रवृत्तियां दिखाई दी कि भारत में लोकतंत्र का भविष्य ही संकटग्रस्त दिखने लगा। लोकतंत्र को कमजोर करने वाली इन्हीं प्रवृत्तियों को समीक्षकों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट की संज्ञा दी। सन 1967 के चौथे आम चुनाव के बाद भारत की राजनीति में कई प्रकार के बदलाव आए। केंद्र में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलने के बावजूद उसकी लोकप्रियता घटी। राज्य विधानसभाओं में विपक्षी पार्टियों का दबदबा कायम हुआ, लेकिन विपक्षी पार्टियों की एकजुटता ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाई और मध्यवर्ती चुनाव के बाद पुनः कांग्रेस पार्टी सभी जगह सत्ता में आ गई। कांग्रेस पार्टी स्वयं भी कई प्रकार की अंदरूनी समस्याओं से घिर गई। फलस्वरूप उसी वर्ष कांग्रेस पार्टी दो भागों में विभाजित हो गई। इंदिरा गांधी ने समय से पहले आम चुनाव की घोषणा कर दी और सन 1971 में गरीबी हटाओ का नारा देकर पुनः चुनाव जीतकर दिखा दी। उसी वर्ष पाकिस्तान के साथ युद्ध में विजय हुई तथा स्वतंत्र बांग्लादेश के उदय के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ गई। परंतु सन 1973 के बाद देश की आर्थिक राजनीतिक स्थितियां बिगड़ती चली गई और बात यहां तक पहुंच गई कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम पर आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। आपातकाल के बाद चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हो गई और केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आपातकाल की पृष्ठभूमि। आमतौर पर आपातकाल से हमारे मन में युद्ध और आक्रमण अथवा प्राकृतिक आपदा की तस्वीर होती है, लेकिन अपने देश में आपातकाल की यह घोषणा अंदरूनी गड़बड़ियों की आशंका के मद्देनजर की गई थी। आपातकाल की पृष्ठभूमि हम इन बिंदुओं में देख सकते हैं। प्रतिबद्ध नौकरशाही में अधिकारीगण सत्ताधारी दल के अनुसार कार्य करते हैं। जो सत्ताधारी दल के अनुसार काम नहीं करते हैं उन अधिकारियों को हटा दिया जाता है। उदाहरण के लिए जर्मनी में हिटलर ने, चीन में माओ ने और सोवियत संघ में स्टालिन ने प्रतिबद्ध नौकरशाही की स्थापना की थी। दूसरा, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। प्रतिबद्ध न्यायपालिका
देश के न्यायाधीश और अधिकारी शासक दल के प्रति निष्ठावान हो। आपातकाल से पहले यह निंदनीय विचार तत्कालीन कांग्रेसी सरकार के नेताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। आर्थिक समस्याएं। सन 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। सन 1971-72 के बाद के सालों में भी देश की सामाजिक आर्थिक दशा में कुछ खास सुधार नहीं हुआ। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ बढ़ गया। इसके बाद पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़ा। युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देना बंद कर दिया। इसी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हो गई। मूल्य वृद्धि से लोगों को भारी कठिनाई हुई। औद्योगिक विकास की दर बहुत कमजोर थी। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन को रोक दिया। 1972-73 के वर्ष में मानसून असफल था। इससे कृषि के पैदावार में भारी गिरावट आई। आर्थिक स्थिति की बदहाली को लेकर पूरे देश में असंतोष का माहौल था। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नक्सलवादी आंदोलन। पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी पुलिस थाने के इलाके में सन 1967 में एक किसान विद्रोह खड़ा हुआ। इस विद्रोह की अगुवाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय काडर के लोग कर रहे थे। इस आंदोलन को नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। सन 1969 में नक्सलवादी सीपीआई-एम से अलग हो गए और इन्होंने सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी के नाम से एक नई पार्टी चारू मजूमदार के नेतृत्व में बनाई। इस पार्टी की दलील थी कि भारत में लोकतंत्र एक छलावा है। इस पार्टी ने क्रांति करने के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। नक्सलवादी आंदोलन ने धनी भूस्वामियों से बलपूर्वक जमीन छीनकर गरीब और भूमिहीन लोगों को दे दिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने निरोधक नजरबंदी समेत कई बड़े कदम उठाए। फिलहाल 9 राज्यों के लगभग 75 जिले नक्सलवादी हिंसा से प्रभावित है। इनमें अधिकतर बहुत पिछड़े इलाके हैं और यहाँ आदिवासियों की जनसंख्या बहुत अधिक है। नक्सली हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में प्रमुख रूप से झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि राज्यों की स्थिति अत्यंत नाजुक है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन। गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। वहाँ पर एक कॉलेज के छात्रावास में खाने के खर्चे में 20% की बढ़ोतरी कर दी गई, जिसके विरोध में छात्रों ने हड़ताल कर दी। इस हड़ताल ने आगे चलकर एक बड़े आंदोलन का रूप धारण कर लिया, जिसे नवनिर्माण आंदोलन कहा जाता है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जयप्रकाश नारायण तथा बिहार आंदोलन। गुजरात की तरह बिहार भी महंगाई, मुनाफाखोरी, बेरोजगारी, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कमी, कुछ प्रमुख ऐसी समस्याओं से जूझ रहा था तथा वहाँ भी गुजरात की तर्ज पर छात्रों द्वारा आंदोलन की शुरुआत की गई। प्रसिद्ध समाजवादी तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयप्रकाश नारायण यद्यपि सार्वजनिक जीवन से अलग थे, लेकिन उन्होंने बिहार की जनता की भावनाओं को देखते हुए इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। 8 अप्रैल सन 1974 को उन्होंने इन समस्याओं के विरोध में पटना में एक मौन जुलूस निकाला, जिस पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। 5 जून सन 1974 को उन्होंने पटना में एक विशाल बड़ी रैली को संबोधित किया, जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया और उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के 27 वर्षों के बाद भी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसी समस्याओं का अंत नहीं हो पाया है तथा जनता विभिन्न प्रकार के शोषण व अत्याचार का शिकार है। अतः अब केवल सरकार को बर्खास्त करने के से काम नहीं चलेगा, वरन अब संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता है। संपूर्ण क्रांति का तात्पर्य जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व नैतिक आधारभूत परिवर्तन लाने से है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार आंदोलन को अपने नेतृत्व से मजबूती प्रदान की। इस आंदोलन को बिहार आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे रेल आंदोलन सन 1974। गुजरात और बिहार के आंदोलनों ने शीघ्र ही राष्ट्रव्यापी चरित्र धारण कर लिया। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय समन्वय समिति ने रेलवे कर्मचारियों की सेवा तथा बोनस आदि से जुड़ी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी। सरकार इन मांगों के खिलाफ थी। रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल से मजदूरों में असंतोष को बढ़ावा मिला। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ न्यायालय में निर्णय। 12 जून सन 1975 के दिन
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया। इस फैसला में उन्होंने लोकसभा के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दे दिया। राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ सन 1971 में बतौर उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे। उन्होंने याचिका में श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए यह तर्क दिया था कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया है। 24 जून सन 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर आंशिक स्थगन आदेश सुनाते हुए यह कहा कि इस फैसले को लेकर की गई अपील की सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी संसद बनी रहेगी, लेकिन वे लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे संसद मार्च का आह्वान। सन 1975 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति को व्यवहारिक बनाने के लिए संसद मार्च का आह्वान किया और इसका नेतृत्व किया। इसका देशव्यापी प्रभाव पड़ा और सभी राज्यों में विपक्षी दलों के नेताओं ने अधिक से अधिक इस संसद मार्च में हिस्सा लिया। यह आंदोलन अब तक की सबसे बड़ी रैली जो राजधानी में कभी नहीं हुई थी उसका रूप धारण कर लिया। इसने सरकार को विचलित किया और इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में इससे कमी आने लगी। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आपातकाल संदर्भ, संवैधानिक तथा उत्तर संवैधानिक आयाम। जून सन 1975 का महीना भारतीय राजनीति में उत्तेजना, अनिश्चितता तथा तनाव का महीना था। इसी बीच 25 जून सन 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने एक विशाल रैली को संबोधित किया। इस सभा में लगभग 1 लाख लोग मौजूद थे। उन्होंने अपने संबोधन में सरकार के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन का आह्वान करते हुए सरकारी कर्मचारियों, पुलिस तथा सेना से कहा कि वे सरकार के गैर कानूनी आदेशों का पालन न करें और सरकार तथा इंदिरा गांधी को अपनी स्थिति को बचाने के लिए विशेष उपायों की आवश्यकता थी। इन विशेष उपायों के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सलाह पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आंतरिक विद्रोह के आधार पर 25 जून सन 1975 को रात 11 बजे देश में आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आपातकाल के विभिन्न आयाम एवं प्रभाव। वैसे तो सन 1962 में चीन के आक्रमण के समय भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी और उसे लागू किया गया था, लेकिन इसका आधार बाह्य आक्रमण था। आंतरिक विद्रोह के आधार पर आपातकाल की पहली बार घोषणा 25 जून सन 1975 को की गई। यह आपातकाल राजनीतिक उथल पुथल के माहौल में लगाया गया था। उसके कारण इसके व्यापक संवैधानिक तथा राजनीतिक परिणाम देखने को आए, जिसके अंतर्गत पहला, विरोधी दलों की राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण। महत्वपूर्ण विपक्षी नेताओं जैसे जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई आदि नेताओं को पहले ही दिन गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि वे कांग्रेस सरकार का साथ दे रहे थे। इस प्रकार सरकार ने अपने राजनीतिक विरोध को पूरी तरह दबा दिया। दूसरा, मौलिक अधिकारों का स्थगन। आपातकाल की घोषणा के साथ ही नागरिकों की भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित अन्य स्वतंत्रताएं भी निलंबित कर दी गई। तीसरा, प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक। समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू कर दी गई और उन्हें आदेश दिए गए कि वे कुछ भी छापने से पहले सरकार की स्वीकृति ले। इससे प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश पर दिल्ली बिजली आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक द्वारा सभी अखबारों की बिजली आपूर्ति 2-3 दिन तक के लिए काट दी गई। चौथा, निवारक नज़रबंदी। सरकार ने निवारक नज़रबंदी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद किया जा सकता था और उसे उसका कारण भी नहीं बताया जाता था। पांचवा, पुलिस तथा नौकरशाही का मनमाना व्यवहार। आपातकाल के दौरान सरकार के प्रमुख कर्ता धर्ता पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने शक्ति का मनमाना दुरुपयोग किया। पुलिस तथा मजिस्ट्रेटों द्वारा मनमाने तरीके से नज़रबंदियां की गई तथा निरपराध जनता को हिरासत में ले लिया गया। छठवां, संविधान में संशोधन।
श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान में 39वां संविधान संशोधन किया। इस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा स्पीकर के चुनाव से संबंधित मुकदमों की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर सरकार ने यह घोषणा की कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा स्पीकर के चुनाव से संबंधित मुकदमों की सुनवाई एक विशेष आयोग करेगा। 7वां, आम जीवन पर प्रभाव। आपातकाल के दौरान सरकार ने यह घोषणा की कि वह भ्रष्टाचार दूर करके समाजवादी नीतियां लागू करेगी और गरीबों तथा वंचित लोगों के कल्याण के लिए उचित कदम उठाएगी। सरकार ने इन वायदों को पूरा करने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम को अपनाया। इसके अंतर्गत भूमि सुधार, कृषि भूमि के पुनर्वितरण, खेतीहर किसानों के परिश्रम, कारखानों में मजदूरों तथा श्रमिकों की भागीदारी, बंधुआ मजदूरों की समाप्ति आदि बातों को सम्मिलित किया गया। प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाए जाने से कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ। दैनिक जीवन में प्रतिदिन आने वाली बाधाएं दूर हो गई। लेकिन आपातकाल में आम नागरिक के अधिकारों को निलंबित रखा गया और कोई नागरिक इनकी प्राप्ति के लिए न्यायालय का द्वार नहीं खटखटा सकता था। इसके फलस्वरूप गरीबों और आम व्यक्तियों पर पुलिस के जुल्मों में बढ़ोतरी हुई। पुलिस ने अपनी शक्ति का खुला दुरुपयोग किया और पुलिस हिरासत में मृत्यु के मामलों में बढ़ोतरी होती चली गई। कई झुग्गी झोपड़ियों को हटवाया गया। आपातकाल की सबसे बड़ी घटना परिवार नियोजन रहा। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को नसबंदी करवाने का मासिक टारगेट दे दिया गया। इसलिए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जबरन नसबंदी का सहारा लिया गया। नसबंदी कार्यक्रम आपातकाल में सरकार का सबसे अधिक अलोकप्रिय कार्यक्रम था। 8वां, आपातकाल का विरोध। जो विपक्षी नेता 25 जून की रात्रि को पकड़े जाने से किसी प्रकार से बच गए थे, वे लोग भूमिगत हो गए और उन्हें भूमिगत रहकर आपातकाल की स्थिति को लागू किए जाने के विरुद्ध गुप्त रूप से गतिविधियों का संचालन करना पड़ा। क्योंकि सभी विपक्षी नेताओं को जेल में बंद करके रखा गया था, इसलिए वहां उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ समीप में आकर मिलने जुलने का अवसर मिला। इसने सन 1977 में जनता पार्टी के गठन और चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई बड़े व प्रसिद्ध समाचार पत्रों ने प्रेस पर लगी पाबंदी का विरोध किया। कई बुद्धिजीवियों ने सरकार से प्राप्त अपने मेडल तथा पुरस्कार को लौटाकर विरोध प्रदर्शन किया। पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक फरीश्वरनाथ रेणु ने अपने पदक लौटाकर लोकतंत्र के दमन का विरोध किया। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आपातकाल के संदर्भ में विवाद। आपातकाल भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण है। आपातकाल के पक्ष में तर्क। आपातकाल लागू करने के सवाल को लेकर तर्क वितर्क करने का सिलसिला आज भी जारी है। सन 1977 में चुनाव के बाद जब शाह आयोग का गठन किया गया तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि राजनीतिक आंदोलन की उग्रता के कारण देश के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो रहा था। इसलिए आंतरिक गड़बड़ियों को रोकने के लिए अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू करना अवश्यंभावी हो गया था। सरकार का मानना था कि बार बार धरना प्रदर्शन, सामूहिक कार्रवाई लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इससे अस्थिरता पैदा होती है और प्रशासन का ध्यान विकास कामों से भंग हो जाता है। सारी ताकत कानून व्यवस्था की बहाली पर लगानी पड़ती है। आपातकाल के विपक्ष में तर्क। दूसरी तरफ आपातकाल के आलोचकों का तर्क है कि लोकतंत्र में लोगों को सार्वजनिक तौर पर सरकार के विरोध का अधिकार होना चाहिए। आंदोलन ज़्यादातर समय अहिंसक और शांतिपूर्ण रहे। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन पर कभी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का मुकदमा भी नहीं चला। आलोचक कहते हैं कि देश को बचाने के लिए बनाए गए संवैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी निजी ताकत को बचाने के लिए किया। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आपातकाल से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आपातकाल से हमें यह सीख मिलती है कि किस प्रकार जनता द्वारा निर्वाचित एक लोकतांत्रिक सरकार भी शक्तिशाली हो सकती है। भारत में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा लोकतंत्र मजबूत बना रहे। इस दृष्टि से आपातकाल के अनुभव से हमें ये शिक्षाएं मिलती है। पहला, लोकतंत्र में विरोधी दलों का विशेष महत्व है। विरोधी दलों तथा जनता के सहयोग से ही सरकार की अतिशक्ति पर रोक लगाई जा सकती है। दूसरा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, विशेषकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विशेष महत्व है। उसकी रक्षा के उपाय किए जाना आवश्यक है। तीसरा, लोकतंत्र में संचार माध्यमों की स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है। चौथा,
यदि लोकतंत्र की रक्षा की जानी है तो शासन के तीनों अंगों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूरी तरह स्वतंत्र बनाए रखने की आवश्यकता है। न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। कार्यपालिका विशेषकर प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण लगाने तथा उसे जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है। पांचवा, प्रशासनिक अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाना आवश्यक है। छठवां, गैर सरकारी संगठन सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए आवश्यक है, अतः उन्हें मजबूत बनाने की आवश्यकता है। सातवां, आपातकाल से संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधानों के कुछ अर्थगत उल्टाव भी प्रकट हुए, जिन्हें बाद में सुधार लिया गया। अब अंदरूनी आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है। आठवां, राजनीतिक दलों के साथ साथ भारत की जनता ने आपातकाल का विरोध किया। नौवां, आपातकाल ने सभी राजनीतिक दलों को एकजुट कर दिया। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आपातकाल के बाद की राजनीति। जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ और लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई, वैसे ही सन 1977 के चुनाव एक तरह से आपातकाल के अनुभव के बारे में जनमत संग्रह थे। विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर चुनाव लड़ा। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे 1977 के चुनाव तथा जनता पार्टी का गठन। मई सन 1977 को जनता पार्टी का विधिवत जन्म हुआ। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा जनवरी सन 1977 में चुनाव की घोषणा करने के बाद जेलों में बंद राजनीतिक नेताओं को धीरे धीरे रिहा कर दिया गया। कांग्रेस संगठन, जनसंघ, भारतीय लोकदल तथा सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं और विद्रोही कांग्रेसी नेताओं ने यह अनुभव किया कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन से छुटकारा पाने के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी का गठन अति आवश्यक है। श्री जयप्रकाश नारायण सन 1974 से ही इन दलों को एक दल बनाने का आग्रह कर रहे थे, अतः उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप संगठन कांग्रेस, जनसंघ, भारतीय लोकदल तथा सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर जनवरी सन 1977 में जनता पार्टी की स्थापना की। भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया। विद्रोही कांग्रेस सदस्य चंद्रशेखर, मोहन धारिया और रामधन आदि भी जनता पार्टी में शामिल हो गए। जनता पार्टी ने श्री मोरारजी देसाई को पार्टी का अध्यक्ष बनाया और चौधरी चरण सिंह को उपाध्यक्ष बनाया। कांग्रेस के कई प्रमुख नेता भी आपातकाल के विरोधी थे। ऐसे नेताओं ने मिलकर बाबू जगजीवन राम के नेतृत्व में अपना अलग दल कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाया। बाद में यह दल भी जनता पार्टी में शामिल हो गया। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे लोकसभा चुनाव 1977, भारतीय जनता पार्टी की जीत। मार्च सन 1977 में नए चुनाव कराए जाने की घोषणा की गई। चुनाव परिणाम, इस चुनाव परिणामों को मतपत्रों की क्रांति की संज्ञा दी गई। 30 वर्षों से सत्तारूढ़ कांग्रेस के एकाधिकार का अंत हो गया। लोकसभा के 542 स्थानों में से कांग्रेस को केवल 154 स्थान प्राप्त हो सके और जनता पार्टी तथा लोकतांत्रिक कांग्रेस को 298 स्थान प्राप्त हुए। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कांग्रेस के हार के कारण या भारतीय जनता पार्टी के जीत के कारण। पहला, आपातकाल के कारण विपक्षी दल एकजुट हो गए और उन्होंने जनता पार्टी नाम से एक नया दल बना लिया। दूसरा, उस समय के लोकप्रिय नेता जयप्रकाश नारायण को जनता पार्टी का नेतृत्व दिया गया। तीसरा, कांग्रेस के कुछ नेता जो आपातकाल के पक्ष में नहीं थे जनता पार्टी में शामिल हो गए। चौथा, बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक दल का निर्माण किया। बाद में यह पार्टी भी जनता पार्टी में शामिल हो गई। पांचवा, जनता पार्टी ने आपातकाल को मुद्दा बनाकर चुनाव को जनमत संग्रह का रूप दिया। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कांग्रेस का विभाजन। पराजय के बाद राजनीतिक दलों में फूट एक आम बात है। पराजय के बाद कांग्रेस के अंदर पराजय के कारणों के लिए मंथन हुआ। वरिष्ठ नेताओं जैसे यशवंतराव चौहान, स्वर्ण सिंह आदि ने यह महसूस किया कि इसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी व उसकी नीतियां उत्तरदायी है। उधर श्रीमती इंदिरा गांधी को ऐसा अनुभव हुआ कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनकी अवहेलना कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप जनवरी सन 1978 में कांग्रेस में पुनः विभाजन हुआ। इसकी एक धड़े उसका अध्यक्ष स्वर्ण सिंह को बनाया गया तथा दूसरे धड़े के अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। दूसरी कांग्रेस को कांग्रेस आई अथवा इंदिरा कांग्रेस के नाम से जाना गया। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जनता सरकार। सन 1977 के चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, जिस सरकार में कोई खास तालमेल नहीं था।
चुनाव के बाद नेताओं के बीच में प्रधानमंत्री पद के लिए होड़ मच गई। इस होड़ में मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राव शामिल थे। मोरारजी देसाई सन 1966-67 से ही इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी थे। बहरहाल मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह एवं जगजीवन राम दोनों को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियां। यद्यपि जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल करीब 2.5 वर्ष ही रहा, लेकिन उन्होंने इस संक्षिप्त काल में कई नीतिगत निर्णय लिए तथा केंद्रीय शासन को नई दिशा दी। चूंकि यह केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार थी, अतः सरकार में उत्साह भी अधिक था। जनता पार्टी की कई नीतियां व कार्य महत्वपूर्ण थे, जिनमें पहला, आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन सन 1976 द्वारा संविधान में जो अलोकतांत्रिक संशोधन किए गए थे, जनता पार्टी ने 44वें संविधान संशोधन सन 1978 द्वारा उन्हें सुधारने का प्रयास किया। नागरिकों के अधिकारों, संचार माध्यमों की स्वतंत्रता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता की पुनर्स्थापना की गई। संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर उन्हें कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। दूसरा, जनता पार्टी की सरकार ने नेहरू के समाजवाद के स्थान पर गांधीवादी समाजवाद की अवधारणा को अपनाने का प्रयास किया। इसके अंतर्गत छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। गरीबों के उत्थान के लिए अंत्योदय कार्यक्रम, पंचायतों को मजबूत बनाकर सत्ता का विकेंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया। तीसरा, श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत की विदेश नीति का झुकाव सोवियत गुट की तरफ अधिक हो गया था तथा अमेरिका के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। अतः जनता पार्टी की सरकार ने विदेश नीति के मामले में वास्तविक गुट निरपेक्षता को लागू करने की बात कही। इसके अंतर्गत दोनों महाशक्तियों सोवियत संघ व अमेरिका के साथ संतुलित संबंधों को बनाने की बात शामिल थी। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जनता पार्टी सरकार का पतन व सन 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी। जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व अथवा एक साझे कार्यक्रम का अभाव था। जनता पार्टी बिखर गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 माह में ही अपना बहुमत खो दिया। सन 1980 के जनवरी में लोकसभा के लिए नए सिरे से चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी को 353 सीटें मिली और वह सत्ता में आ गई। सन 1977 से 1979 के चुनाव में लोकतांत्रिक राजनीति का एक और सबक सिखाया। सरकार अगर अस्थिर हो और उसके भीतर कलह हो तो मतदाता ऐसी सरकार को कड़ा दंड देते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे 8वां आम चुनाव सन 1984। 31 अक्टूबर सन 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके निवास पर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के बाद दिल्ली तथा देश के अन्य स्थानों पर सिख विरोधी दंगे फैल गए तथा देश पुनः हिंसा के साथ साथ राजनीतिक अनिश्चितता का शिकार हो गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुन लिया गया तथा वे देश के अगले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने लोकसभा को भंग कर सन 1984 के अंत में ही 8वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा की। इन चुनाव में कांग्रेस को इंदिरा गांधी की हत्या के कारण जनता की सहानुभूति का पूरा फायदा मिला। 24, 27 एवं 28 दिसंबर सन 1984 को 8वीं लोकसभा के 508 स्थानों के लिए चुनाव संपन्न हुए। इस बार कांग्रेसी को राजीव गांधी के नेतृत्व में लोकसभा के 80% स्थान प्राप्त हुए। अनेक क्षेत्रों में भी कांग्रेस उम्मीदवार लाख से ऊपर प्रचंड बहुमत से जीते। कांग्रेसी की जीत चुनावी विशेषज्ञों और समाचार एजेंसियों के द्वारा चुनाव पूर्व किए गए अनुमानों से कहीं अधिक थी। विपक्ष की स्थिति शून्य सी हो गई क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का कोई भी दल प्रमुख विपक्ष का स्थान प्राप्त नहीं कर सका। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे 9वीं लोकसभा चुनाव सन 1989। नवंबर सन 1989 के चुनाव में विपक्षी दलों ने चुनावी गठबंधन करके कांग्रेसी को चुनौती देने का प्रयास किया। इस दिशा में एन.टी. रामाराव की अध्यक्षता तथा विश्वनाथ प्रताप सिंह के संयोजकत्व में राष्ट्रीय मोर्चे का गठन महत्वपूर्ण घटना रही। राष्ट्रीय मोर्चे ने भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी मोर्चे के साथ चुनावी गठबंधन किया। राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसी को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। इस बार उसे मात्र 193 स्थान ही मिले। बोफोर्स कांड और अन्य रक्षा सौदों के घोटालों, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद, विपक्षी दलों द्वारा चुनावी गठबंधन करके
कांग्रेस ई विरोधी मतों को विभाजित होने से रोकने की रणनीति ये प्रमुख थी। बच्चों अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक विरासत। आपातकाल एवं उसके बाद बनी गैर कांग्रेसी सरकार तथा उसके विघटन का भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इन प्रभाव की चर्चा इस प्रकार है। पहला, आपातकाल के कारण गैर कांग्रेसी नेता एकजुट हो गए और कुछ समय तक ऐसा लगा कि भारतीय राजनीति में दो दलीय प्रथा का विकास हो रहा है। दूसरा, आपातकाल के दौरान उत्तर भारत में सत्ता का दुरुपयोग तथा उसका विरोध ज़्यादा प्रभावी रहा, इसलिए जनता पार्टी को उत्तर भारत में ही सफलता मिली, दक्षिण भारत में कांग्रेस को ही सफलता मिली। तीसरा, सन 1977 के चुनाव के बाद पिछड़ी राजनीति का उदय हुआ। इस चुनाव में उत्तर भारत के कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, जिसमें पिछड़ी जातियों के नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की मांग की। इसके फलस्वरूप केंद्र सरकार ने मंडल आयोग का गठन किया। चौथा, आपातकाल के दौरान नौकरशाही के साथ साथ न्यायपालिका की प्रतिबद्धता का मामला संदिग्ध रहा। बहुमत पर आधारित केंद्र सरकार ने इन्हें अपने पक्ष में कर लिया। इस प्रकार संवैधानिक और राजनीतिक संकट का सामना भारतीय लोकतंत्र को करना पड़ा। पांचवा, सबसे बड़ी बात यह उभर कर आई कि संसदीय लोकतंत्र में अब जन आंदोलनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। बिहार और गुजरात के आंदोलनों में जनता की व्यापक भागीदारी रही। इस प्रकार लोकतंत्र के प्रति जनता में राजनीतिक चेतना का उभार इस दौर का सबसे महत्वपूर्ण विषय था। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।